मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोग का मैं 11th का क्लास जो है शुरू करने वाला हूँ। तो और आप लोग को रिज़ल्ट का भी इंतज़ार होगा। तो रिज़ल्ट जब भी आएगा आप लोग का रिज़ल्ट खूबसूरत और अच्छा आएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत किए हैं इतना अच्छे से। तो आज हम क्या करने वाले, हम लोग 11th क्लास जो है आज शुरू करेंगे 11th, और हम लोग बातचीत करेंगे, प्लान बनाएंगे कि आगे का पढ़ाई हम लोग को कैसे करना है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे आपसे कुछ कंसेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके माध्यम से आप लोग को कुछ सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि हम लोग का जो कैसे, कौन सा बुक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ताकि आपका जो साइंस की आप पढ़ाई करोगे वो आपको बहुत ही ईजी लगे, बहुत ईजी लगेगा, है कि नहीं। अगर आप बढ़िया से कंसेप्ट को सीखें तो सबसे आपको आसान लगेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, है ना, बिल्कुल ही आपको ईजी लगेगा। तो बस देखिए, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समीकरण को हल करने का जो कंसेप्ट होता है वो आज बताएंगे। जैसे तुम लोग 10वां क्लास में जब समीकरण को हल करते हो तो कभी कभी देखते होगे छोटू कि आप जो सॉल्व करते हो, समीकरण को हल करते हो, वह कभी कभी बुक से आंसर नहीं मिलता। कभी ऐसा होता है कि आपका आंसर कुछ ज़्यादा आ जाता है, अब बुक में कुछ कम रहता है। ऐसा होता है ना, होता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका उत्तर कम आता है, बुक में भी अधिक रहता है कि नहीं। तो यह सब तरह की चीज़ें आज के बाद से नहीं होगा। आज हम बताने वाले इक्वेशन को, समीकरण को हल करना। ठीक है, तो चलो छोटू, हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कंसेप्ट सिखाएंगे और बताएंगे उसको कैसे हल करें कि आपसे गलती आज के बाद कभी नहीं हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, देखो 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है ना। देखो, तो क्वेश्चन करते हैं। निम्न समीकरणों को, निम्न समीकरणों को हल करें, है ना। तो नीचे समीकरण हम लिखेंगे, उसको आपको बनाना है। अगर आप हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो अगर आप बनाना चाहे तो बनाओ, नहीं तो हम सबको बना के बताएंगे अभी आपको। x² बराबर 3x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस √x बराबर 4 प्लस √x। अच्छा, दिख रहा है ना तुम लोग को, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है √x बराबर -x। क्वेश्चन नंबर 4 है छोटू x माइनस 1/x-2 बराबर 2 माइनस 1/x-2। ठीक है छोटू, क्वेश्चन नंबर 5 है x² माइनस 5x प्लस 6 बाई x-2 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, देखो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2, है ना ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है x² प्लस 1/x² बराबर कितना, 3/2। ठीक है ना। अब देखो, यह आपके सामने 7 क्वेश्चंस है कि नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप स्क्रीन को पॉज कर लो, रोक लो। अब आप क्या करो, इसको बना लो। अब बनाने के बाद हम जब अभी सॉल्व करेंगे तो आप उसे आंसर मिलाना और देखना कि कैसे, कहाँ कहाँ तुम गलती करते हो जिसके कारण आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हल करने से पहले हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। तो सर, समीकरण का हल क्या होता है, हल क्या होता है कि नहीं। तो तुम लोग ऐसा पढ़े होगे कि सर, अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो संतुष्ट करने का मतलब आप जानते हो क्या होता है, नहीं ना। देखो हम बताते हैं।
तो सबसे पहले कोई भी अज्ञात राशि का मान, अच्छा बताओ इसमें अज्ञात राशि है कौन, x है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, है कि नहीं। तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे तो कौन सा अज्ञात राशि का मान आंसर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो हम पहले जानते हैं कि सर समीकरण का हल होता क्या है, ठीक है। तो चलो इधर हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और हल भी करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आपका, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1 है ना। कहता है हल क्या होता है, हल किसे कहते हैं। तो हम लोग हल पढ़ने वाले, हल क्या है, हल का इंग्लिश प्यारे बच्चों सॉल्यूशन होता है। ऐसा आप लोग नहीं कहते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया मतलब क्या, हल हो गया, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं वह देखो। तो कहता है अज्ञात राशि, अज्ञात राशि का वैसा मान, अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण, जो समीकरण के प्रत्येक पद को, पद का मतलब क्या, टर्म, है ना। जो समीकरण के प्रत्येक पद, पद का मतलब क्या होता है, टर्म, है ना। प्रत्येक पद को परिभाषित, परिभाषित का मतलब प्यारे बच्चों वास्तविक होता है। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। तो प्रत्येक पद को क्या करें, परिभाषित यानी वास्तविक करें। प्रत्येक पद को क्या करें, परिभाषित मतलब क्या, वास्तविक। प्रत्येक पद को वास्तविक करें तथा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करें, दायां पक्ष करें। तो अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करे, देखो दो बातें हैं इसमें, प्रत्येक पद को क्या करे, परिभाषित करे। परिभाषित का मतलब प्रत्येक पद को क्या बनाए, वास्तविक बनाए, तथा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करे समीकरण का हल कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। अच्छा देखो क्या कह रहा है, इसमें दो बातें हैं क्या, कि सर अज्ञात राशि का वैसा मान, अज्ञात राशि का मतलब क्या, ये x का कभी y भी होगा कभी z भी होगा, है कि नहीं। तो कहता है कि कोई भी अज्ञात राशि का मान समीकरण का हल तभी होगा जब वह समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करे, परिभाषित करे, मतलब वास्तविक बनाए, तथा दायां पक्ष बराबर क्या करे, बायां पक्ष करे, है ना। दो शर्त हो गया, क्या शर्त हो गया, दो शर्त हो गया। क्या शर्त हो गया, तो सर किसी भी समीकरण को जब हम हल करेंगे तो उसमें अज्ञात राशि का मान आएगा। वह अज्ञात राशि का मान प्यारे बच्चों, वह समीकरण का उत्तर तभी बनेगा जब वह अज्ञात राशि का मान समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करे, वास्तविक बनाए यानी परिभाषित करे, और दायां पक्ष बराबर क्या करे, बायां पक्ष करे, तभी वह अज्ञात राशि का मान उत्तर बनेगा। बात समझ में आ गया। ठीक वैसे तो लोग जानते होंगे कि पुलिस का जब परीक्षा होता है तो उसमें पहले रिटेन होता है, उसके बाद फिजिकल होता है कि नहीं। तो पुलिस बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट को या व्यक्ति को पहले उसको रिटेन पास करना पड़ेगा, तब फिजिकल पास करेगा, तब वह पुलिस कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से तो इसको दो स्टेज पार करना पड़ रहा है ना, एक रिटेन और दूसरा फिजिकल। तो ठीक उसी प्रकार से अज्ञात राशि का मान भी किसी समीकरण का उत्तर यानी आंसर तभी बनेगा जब वह समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करे, वास्तविक करे, पहला यहाँ, और दूसरा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करे। यानी अज्ञात राशि के मान को दो गो टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वह दो गो टेस्ट पार करता है तो वह समीकरण का हल होगा। कौन कौन, तो प्रत्येक पद को वास्तविक करे और दायां पक्ष बराबर क्या करे, बायां पक्ष करे। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब कंसेप्ट नंबर 2 है, जरा ध्यान देना। आप तो हल समझ गए ना इसको, चलो बच्चों ध्यान देना। कंसेप्ट नंबर 2 है ना, समीकरण को
हल करते ही प्राप्त अज्ञात राशि के मान या मानों को समीकरण को हल करते ही प्राप्त अज्ञात राशि के मानों को उत्तर न बनाए उत्तर बनाने से पहले आंसर बनाने से पहले क्या करें? चेक करें। क्या करें? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से दो बात सीखा कि सर हल क्या होता है। तो अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करे? वास्तविक बनाए। प्रत्येक पद जितना भी होगा सबको वास्तविक बनाए और साथ ही दायां पक्ष बराबर क्या करे? बायां पक्ष कर दे, है ना। यह दो शर्त यदि वह उत्तर क्या कर गया? फॉलो कर लिया, अनुसरण कर लिया, तो वह क्या बन जाएगा? समीकरण का हल हो जाएगा। अच्छा, तू लोग ऐसा हिसाब बनाते होगे कि समीकरण को हल किया और हल करने से जो उत्तर आया फटाक से मार दिया। नहीं, समीकरण को जब भी हल करो तो प्राप्त उत्तर जो है उसको अभी आप आंसर नहीं बनाओ। आंसर बनाने से पहले क्या करना है? चेक करना है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा अज्ञात राशि का मान होगा जो यह शर्त को क्या कर रहा होगा? यह शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आ गया ना। तो आज के बाद से दो बातें याद रखना, हल क्या होता है और उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2, जैसे ही तुम समीकरण को हल करोगे तो हल करके जो उत्तर आएगा उसको फट से उत्तर नहीं बनाना है। पहले उस उत्तर को चेक कर लेंगे क्या वह समीकरण के प्रत्येक पद को परिभाषित कर रहा है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष कर रहा है। अगर यह दोनों काम कर रहा है तो उत्तर बनेगा। फटाक से उत्तर आते ही उत्तर नहीं बनाना। ठीक है, उसको पहले चेक करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, यह दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अभी प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, अभी प्रश्न से फिर कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन यह कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको उतार लेना तुम लोग रोक कर, ठीक है ना। आज के बाद से आपको समीकरण को हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा छोटू। ठीक है, उत्तर मिलेगा। अब चलो देखो, इसको हम बनाते हैं, है ना। तो बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। तू लोग बना भी रहा होगा। देखो अब फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है, जल्दी बताना। दिया है एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 3x दे दिया ना ऐसा। ठीक है सर, दे दिया ऐसा। अच्छा, तू लोग पढ़ा है ऐसा एक चीज़ कि सर a का स्क्वायर बराबर मतलब a कै बार गुना? 2 बार। पढ़ा है ना ऐसा। तो यहाँ वही काम तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो सर हम इस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, x गुना x, कोई दिक्कत वाली बात? इसको क्या लिखोगे? 3x, है ना। अब तुम पढ़े होगे कि दोनों तरफ सेम सेम है तो क्या होता है? कट जाता है। कट के उत्तर कितना आ गया? x इक्वल टू क्या आ गया? 3 हो गया। और आप इसको बोलोगे कि सर मेरा x बराबर 3 क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब वो समीकरण हल करते हैं तो वह क्या करेगा? बस काट देगा और x बराबर 3 उत्तर आ गया। आपको लगता है मेरा उत्तर क्या है? सही है। लेकिन जरा इस पर तुम गौर करो। देखो तो आप पढ़े हैं ना कि अज्ञात राशि का वैसा मान समीकरण का हल होगा जो प्रत्येक पद को वास्तविक बनाए और दायां पक्ष बराबर क्या करे? बायां पक्ष करे। जरा देखो तो यह 3 उत्तर बनेगा। हाँ सर, 3 का स्क्वायर 3 वास्तविक संख्या, 3 गुना 3 9 वास्तविक संख्या, और 3 रखने से दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो रहा है। तो प्रत्येक पद परिभाषित भी हो रहा है। 3 रखने पर 9 आया, 9 वास्तविक है। यहाँ भी 3 डालने पर 3 गुना 3 9 आया, वास्तविक है। यानी पहला टेस्ट पार कर गया। दूसरा, दायां पक्ष पर बायां पक्ष हो रहा है 9 9, यानी यह 3 उत्तर बनेगा। लेकिन जरा तुम गौर करो, 3 के अलावे भी एक संख्या 0 है, जो 0 डालने पर यह भी वास्तविक होता है और 0 डालने पर यह भी वास्तविक हो रहा है और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी हो रहा है। इसका मतलब 0 इस समीकरण का उत्तर है। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को बनाएं तो आपका उत्तर क्या आया?
3 आया। आप पढ़े हैं ना कि जो अज्ञात राशि का मान समीकरण के प्रत्येक पद को वास्तविक बनाए और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो, वह समीकरण का हल होगा। तो 3 तो यह समीकरण को संतुष्ट कर ही रहा है। 3 के अलावा एक नंबर और है, कौन? 0, जो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी करता है और समीकरण को प्रत्येक पद को परिभाषित भी करता है। तो इसका उत्तर 0 भी तो होना चाहिए, लेकिन आपका उत्तर 0 आया नहीं ना आया। तो यह समीकरण का उत्तर क्या होना चाहिए? 0 और 3 होना चाहिए, लेकिन अपना उत्तर क्या आया? 3 आया। बात समझ में आया? तो बताओ छोटू, अगर हम इस समीकरण को सही से यदि हल किए होते तो क्या होता? मेरा इस समीकरण का जितना भी उत्तर है सब उत्तर आता, कोई छूटता नहीं। अब जब इसको हम हल किए हैं तो 3 आया और 0 क्या हो गया? छूट गया। इसका मतलब है कि इस कैलकुलेशन के दरमियान हमने कुछ ऐसा गलती किया है जिसके वजह से मेरा यह प्रश्न का उत्तर सही नहीं आ रहा है। अब गलती क्या किए हैं सो देखो, समझो मेरी बात। अब इसमें कैलकुलेशन में कहाँ गलती हुआ है जिसके वजह से मेरा उत्तर यह इसका सही नहीं आ रहा है? इसका उत्तर आना चाहिए था 0 और 3, क्योंकि 0 3 दोनों संतुष्ट कर रहा है इसको, लेकिन सिर्फ मेरा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर यह मेरा सही कैलकुलेशन होता तो मेरा उत्तर 0 3 आता। इसका मतलब 0 छूट गया, इसका मतलब मेरे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ी आ चुका है जिसके कारण मेरा उत्तर सही नहीं आ रहा है। और आप भी ऐसे हिसाब बनाते होगे तो करते होगे और आपको लगता होगा हम तो सही बनाए हैं, कहीं गड़बड़ी तो है ही नहीं, किसी भी स्टेप में गड़बड़ी है ही नहीं, हम तो उत्तर सही लाए हैं, है कि नहीं? ऐसा आपको हिसाब बनाते होगे तो निश्चित होता होगा, है कि नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, आप जान रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्टेप में कहाँ पे गलती हुआ। कि तो मैंने प्रश्न को उतारा और मैंने एक ही जगह काम किया है, क्या? यहाँ इसको काटा है। अब तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा द्विघात समीकरण का कितना घात होता है? मैक्सिमम 2। उसका कै गो हल आता है? 2 गो हल आता है ना? आता है कि नहीं आता है? जान रहे हो? अब तुम यहाँ बताओ, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x का पावर कितना है? 2 है। मैंने इसको क्या किया? काट दिया। अच्छा, इसका उत्तर कै गो आना चाहिए था? देखो ना, पावर 2 है तो 2 गो उत्तर आना चाहिए था ना। मैंने इसको यहाँ क्या किया? काट दिया। जैसे ही हम इसको काटें तो आपने क्या देखा? पावर पहले 2 था, अब पावर क्या बच गया? 1। तो जैसे ही मैंने इसको काटा पावर क्या हो गया? घट गया। तो उत्तर भी क्या होगा? घट जाएगा। पावर 2 तो उत्तर भी 2, पावर 1 तो उत्तर भी कितना? 1। तो जैसे ही मैंने इसको काटा इसका पावर 2 से क्या हो गया? 1 हो गया। अब आंसर क्या गो आएगा? 1 गो आएगा। तो गलती कहाँ पे हुआ था कि मैंने इसको काट के इसको काट कर मैंने पावर को कम कर दिया था। समझ में आया? अब यहाँ से याद रखना है मैंने किसको काटा है? x अज्ञात राशि को। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि जब भी हम समीकरण को हल कर रहे हो तो अज्ञात राशि को काटना मना है। अज्ञात राशि को काटने से छोटू क्या हो रहा है कि उत्तर क्या हो रहा है? कम आ रहा है ना? उत्तर जो 0 आना चाहिए था, इसको जैसे ही हम काटे तो उत्तर जो 0 आना चाहिए था वह 0 उत्तर क्या हो गया? छूट गया। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। तो आज के बाद से जब भी तुम समीकरण को हल करेगा, क्या करेगा? आज के बाद से जब भी तुम समीकरण को हल करोगे तो क्या करना है? जिस टर्म में अज्ञात राशि शामिल है उसको काटना नहीं है। काटने से उत्तर क्या हो जाता है? घट जाता है। उत्तर जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम लोग का मिस्टेक कहाँ किए थे? यहाँ पर मिस्टेक किए थे। अब हिसाब बनेगा कैसे? तो देखो, यह गलत तरीका था, गलत विधि थी, यह गलत विधि था, है ना? सही तरीका इसका क्या है? सही तरीका है कि x² बराबर है 3x। अब आप इसको बाएं तरफ लाओ। x² माइनस 3x बराबर कितना सर? 0। अब तुम यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 3 बराबर कितना? 0। अब तुम इसको 0 करोगे या x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x बराबर 0 और इसको 0 करेंगे तो 3 आ गया। अब देखो यहाँ से अभी उत्तर आ गया। अब देखो अभी उत्तर को चेक कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 वास्तविक संख्या, 3 गुना 0 0, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर भी हो रहा है और प्रत्येक पद परिभाषित भी हो रहा है। ठीक है, 3 को चेक करो,
3 का स्क्वायर 9, 9 वास्तविक होता है। 3 गुना 3 9 वास्तविक होता है। और 9 और 9 दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी हो रहा है और वास्तविक हो रहा है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 और 3। ठीक है। अब छोटू इस प्रश्न को ना अभी आप बनाए हैं एनालिटिकली, मतलब उसको अच्छे से व्यक्त करके। अब इसको हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। ठीक है। जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ पे ग्राफ से ना छोटू प्रश्न का उत्तर कम समय में और काफ़ी सटीक उत्तर आता है, समय भी कम लगता है, उत्तर भी करेक्ट आता है। तो ग्राफिकल नॉलेज थोड़ा हम देना चाहते हैं आपको, और सारी बातें जो हम बता रहे हैं इसको आप सीखिए, और फिर हम लोग प्लान करेंगे कैसे मैं आपको हर चीज़ सिखा दूँ। ठीक है। चलो देखो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा, है कि नहीं। देखो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना है 3x है। ग्राफिकल सॉल्यूशन करने के लिए बायां पक्ष जो दिया हुआ है उसको आप y मानो तो y बराबर x स्क्वायर हो गया, और दाहिना पक्ष में जो दिया है इसको भी y मानो, y बराबर क्या हो गया 3x। अब इसका भी फ़ोटो खींचो, इसका ही फ़ोटो खींचो। तो फ़ोटो खींचो तो अभी आप नया है, अभी 10वां भी पास कर रहे हो, आता नहीं है, तो मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना मैं बता दे रहा हूं कि आप प्रश्नों को ग्राफ से भी बहुत जल्द और कम समय में उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। तो बताओ छोटू, यहाँ इसका फोटो जो होता है ना y बराबर x स्क्वायर का फोटो, जैसे तुम लोग 10वां क्लास में नहीं पढ़ा है, रैखिक समीकरण का जब चित्र बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक उसी प्रकार से इसका जो चित्र है ऐसे आएगा। ठीक है। यह हो गया किसका फोटो, y बराबर x स्क्वायर का। y बराबर 3x का फोटो ऐसे होता है ना। अब आप जानते हो कि मूल बिंदु पर x का मान क्या होता है 0। अब यहाँ यह कट करेगा x बराबर कितना 3 पर। तो आपने क्या देखा, ग्राफ से इतना बनाना भी नहीं पड़ा और हम लोग जान भी गए। अच्छा, यहाँ से उत्तर कै गो आया है 2 गो। अच्छा, आप पढ़े थे 10वां क्लास में सरल रेखा एक दूसरे को जितना बार काटता है उतना हल होगा, है ना। तो यहाँ भी यह वाला वक्र और यह वाला सरल रेखा कितना बार काटा, एक बार 0 पर, एक बार 3 पर। तो जय बार काटेगा उतना हल होगा। तो हल कै गो आया 2 गो, 0 और 3 आया। तो आप फोटो से भी इसको देख लिए आसान तरीके से। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपको यह आए ना आए, लेकिन जब आप पढ़ोगे पूरी अच्छी तरीके से तो आप प्रश्न को बहुत सा तरीके से बना सकते हो। जैसे आप एक एनालिटिकल तरीके से बना सकते हो बाय प्रोसेस, दूसरा ग्राफिकल तरीके से, तीसरा लॉजिकल तरीके से, है कि नहीं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों मिक्स करके आप बना सकते हैं, जहाँ पे लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ने वाला है तो ग्राफ का इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न बनना नहीं छूटेगा, बनेगा ही बनेगा। ठीक है। चलो, तो आपको ही समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ से आप कंसेप्ट क्या सीखें कि सर जब भी हम किसी समीकरण को हल कर रहे हो तो जिस टर्म में अज्ञात राशि है उसको काटना मना है। काटने से क्या होता है, उत्तर घट जाता है। उत्तर आना चाहिए था 0 3, लेकिन काटने से उत्तर खाली क्या आया 3 ही आया, 0 छूट गया। क्या ये बात समझ में आ गया, सबको क्लियर है। तो यहाँ से कंसेप्ट नंबर 3 होगा कि जब भी समीकरण हल कर रहे हो तो यदि किसी टर्म में अज्ञात राशि हो तो उसको काटना मना है। काटने से उत्तर क्या होता है, घट जाता है। जो उत्तर आना चाहिए था वह उत्तर छूट जाता है। ठीक है। तो आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, उतार लो अच्छे से। ठीक है, जल्दी से उतारो। तो लिखिए कंसेप्ट नंबर 3 लिखो। इसके नीचे आप यह गलत तरीका है, यह सही तरीका है, इसी प्रश्न का यह ग्राफिकल तरीका है। तो मैंने आपको बताया कि आप ग्राफ को यूज़ करके भी प्रश्न बना सकते हैं। क्या मेरी बात आपको पूर्ण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। चलो आगे बढ़ें। जब आप, अच्छा सुनो, ये जो लेक्चर है पूरा तुम देखना। आज के बाद से अगर पूरा लेक्चर आप देख लिए तो आज के बाद से आपका आंसर किताब से मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा, है कि नहीं। क्योंकि कोई गलती होगी ही नहीं, है ना। देखो, तो खास करके जो बच्चे अभी 10वां पास कर रहे हैं उनके लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप सीख गए यह तो बहुत बड़ी बात है। चलो छोटू, अब लिखो यहाँ से कंसेप्ट नंबर क्या होगा 3 लिखो। कंसेप्ट नंबर क्या लिखो 3 लिखो। क्या लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 3, समीकरण को हल करते समय
समीकरण को हल करते समय, समीकरण को हल करते समय जिस टर्म में अज्ञात राशि शामिल हो उसे न काटे, न कैंसिल करें, न काटे, क्योंकि काटने से आंसर कम हो जाने की संभावना होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के बाद से जब भी हम समीकरण को हल करेंगे, चाहे वह अलजेब्रा का हो, चाहे वह लॉग का हो, चाहे वह आप त्रिकोणमिति में हो, चाहे वह मैथ का किसी भी ब्रांच में हो, जिस टर्म में अज्ञात राशि है उसको काटना नहीं है। काटने से क्या होता है, आंसर कम जाता है, छूट जाता है ना। चलो छोटू, तो ये बात आप सीखें। अब चलो हम प्रश्न नंबर 2 बनाते हैं। प्रश्न नंबर क्या बनाते हैं बच्चों, 2 बनाते हैं। तो इसको आप उतार लो जल्दी से। ठीक है ना। तो आप सीख गए, पहला 3 कंसेप्ट आप सीख गए छोटू, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं मैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है कि नहीं। अच्छा यहाँ कितना था, 0 था। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ जी दिया है, क्या दिया है देखो, x² प्लस √x बराबर 4 प्लस कितना √x, ऐसा है ना। अच्छा देखो यहाँ x² प्लस √x, इसको इधर लाओ तो इधर आएगा तो प्लस बदल जाएगा, बोलो माइनस में, बराबर कितना हो गया 4 हो गया ना बच्चों। अच्छा e प्लस i माइनस 0 हो जाएगा। अरे भाई ये प्लस में है माइनस में है, घट के 0 हो गया तो क्या बचेगा, x² बराबर 4 को इस तरफ लाओ, 4 को इस तरफ लाऊंगा तो इस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको आपको फॉर्मूला पता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी पता है ना। तो आप इसको तोड़ोगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर कितना 0। अब बताओ यहाँ से इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा। कितना बच्चा क्या करेगा पता है, जो उत्तर आया है इसको बोल देगा सर मेरा उत्तर आ गया, 2 और -2 उत्तर आ गया, वो आंसर मार देगा, ऑप्शन में रहेगा पहला नंबर, यही है कि नहीं। तो मैंने कंसेप्ट नंबर 2 कहा था कि समीकरण को हल करते ही प्राप्त उत्तर को झट से उत्तर नहीं बनाइए, पहले उस उत्तर को इस मेन समीकरण में डाल के चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या यह वाला x का मान प्रत्येक पद को वास्तविक बना रहा है और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष कर रहा है क्या, है ना। यह दोनों शर्त को जो फॉलो करेगा वही उत्तर बनेगा। चलो 2 डालते हैं, चेक करते हैं प्रत्येक टर्म को वास्तविक करता है कि नहीं। चलो 2 का स्क्वायर 4 वास्तविक है, √2 भी वास्तविक है, 4 तो वास्तविक है ही पहले से, √2 क्या है वास्तविक है। तो यह 2 जो है प्रत्येक टर्म को वास्तविक बनाया। और अगला भी चेक कर लेते हैं, क्या दायां पक्ष बायां पक्ष करता है। चलो यहाँ 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √2, यहाँ भी 4 प्लस √2, यह 2 उत्तर बनेगा क्योंकि 2 प्रत्येक पद को वास्तविक भी बनाता है और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी करता है, ठीक है। अब चलो -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4 और रूट के अंदर में, तो एक बात सीख लो यहाँ से, रूट के अंदर में जैसे ही निगेटिव संख्या आएगा तो यह क्या बन जाएगा, काल्पनिक। सब पढ़ाएंगे आप लोग को, काल्पनिक बन जाएगा, है कि नहीं। तो अभी आप पढ़े थे ना कि अज्ञात राशि का वह मान उत्तर बनेगा जो समीकरण के प्रत्येक पद को क्या बनाए, वास्तविक। यह x बराबर -2 इसको क्या बना दिया, काल्पनिक बना दिया।
है ना। तो यह पहला ही टेस्ट में फेल कर गया। पहला ही टेस्ट कौन सा कि प्रत्येक पद को वास्तविक बनाना चाहिए, यह प्रत्येक पद को वास्तविक बना पाया नहीं। इसको वास्तविक बनाया लेकिन इसको क्या बना दिया, काल्पनिक। तब यह उत्तर नहीं बनेगा। क्यों नहीं उत्तर बनेगा, क्योंकि अज्ञात राशि का वह मान उत्तर बनता है जो प्रत्येक पद को क्या बनाया, वास्तविक। तो यह जो है इसको वास्तविक नहीं बनाया, इसलिए यह उत्तर नहीं बनेगा। तो इसीलिए अपना उत्तर केवल और केवल क्या आ गया, 2। अब तुम उत्तर पता है क्या मार देता, अगर नहीं सीखता तो क्या मार देता, यह उत्तर दोनों मार देता। अब परीक्षा में जब जाएगा पॉलिटेक्निक का परीक्षा देने या किसी भी अच्छे चीज़ का, तब आएगा तो पहला नंबर ऑप्शन रहेगा 2 और -2, आपको लगेगा वही सही है, गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ ध्यान देना है। तो आप यह कंसेप्ट सीख गए कि समीकरण को हल करते ही जो उत्तर आए उसको फटाक से उत्तर नहीं बनाना है। मेरी बात समझ गए आप। अब चलो, अब प्रश्न नंबर 3 होगा। थोड़ा देर पॉज कीजिए। तो चलो बच्चों, आप इसको अच्छे से उतार लो। अब सीख गए ना, मैं आज जो भी चीज़ आपको बताऊंगा पूरे ज़िंदगी काम आने वाला है, आपको पूरे ज़िंदगी काम आएगा, चाहे वह क्लास कोई भी हो। ठीक है, इसलिए पूरा अंत तक देखो, अब पूरे चीज़ को सीख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। 3 नंबर तुम बनाने का प्रयास भी कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 देखिए, और देखो 3 नंबर है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं। देखो 3 में 3 का सॉल्यूशन देखो दिया है √x बराबर -x। रूट हटेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो तुम लोग रूट हटाने के लिए वर्क करते हो, हम भी वर्क करेंगे। लिखेंगे वर्क करने पर, है ना, वर्क करो तो √x का स्क्वायर बराबर -x का स्क्वायर आ गया ना। अब रूट का स्क्वायर किए हैं तो रूट हट जाएगा और -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलो सारे बच्चे ध्यान दे। छोटू, इसको बाएं तरफ से दाहिने तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर x स्क्वायर -x हो गया। अब चलो यहाँ से 0 बराबर x कॉमन लो तो होगा x -1, है ना। अब यहाँ से x बराबर 0 या x -1 बराबर कितना, 0। यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 0 और कितना 1 आया ना, ऐसा क्लियर है ना। अब देखो छोटू, यहाँ से मेरा उत्तर आ गया 0 1। तुम लोग क्या करोगे, एकदम से 0 1 आएगा उत्तर बना ही दोगे। ठीक है, लेकिन हम आपको बताए थे क्या, उत्तर को चेक करना है ना, कि कौन सा उत्तर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। पहले चेक करके तब उत्तर बनाओ। चलो चेक करते हैं। मेन समीकरण कौन है, यह है। इसमें तुम डालो 0 0 वास्तविक है, -0 0 वास्तविक है। और चेक करते हैं यह दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। तो √0 0 और -0 0, तो x बराबर 0 उत्तर बनेगा, क्योंकि वास्तविक भी बना रहा है और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी कर रहा है, इसलिए 0 उत्तर बनेगा, है ना। अब चलो 1 को चेक करते हैं। 1 √1 1 वास्तविक हो गया, -1 वास्तविक है, तो यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है। क्या x बराबर 1 पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, तो यह 1 आता है, i -1 बराबर आया, नहीं आया। तो x बराबर 1 जो है प्रत्येक पद को वास्तविक तो बनाया, लेकिन दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं कर पाया, इसीलिए यह सेकंड नंबर में फ्लॉप, मतलब रूल को नहीं पालन किया, इसीलिए यह उत्तर नहीं बनेगा। क्योंकि उत्तर तभी बनता जब प्रत्येक पद को क्या कर रहा है, वास्तविक बना रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं कर रहा है बच्चों, इसीलिए यह उत्तर नहीं बनेगा। तो उत्तर सिर्फ कौन बनेगा, x बराबर 0। यह केवल और केवल उत्तर कौन बनेगा, x बराबर 0 बनेगा। ठीक है, तो आया उत्तर 2 लेकिन बना 1। अब सर यहाँ उत्तर बढ़ क्यों रहा है, अभी प्रश्न नंबर 1 बनाए थे तो उत्तर घट जा रहा था, यहाँ बढ़ क्यों रहा है, उसका रीज़न है, समझो। तुमने जैसे ही वर्क किया तो यहाँ पावर 1 था, पावर बढ़ गया ना, और जब पावर बढ़ेगा तो उत्तर भी बढ़ने का चांस होता है, अभी आपको बताए थे।
है कि नहीं है। तो यहाँ जैसे ही तुम वर्ग किया तो पावर बढ़ गया, अब पावर बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएगा। अब वह एक्स्ट्रा आंसर कैसे हम जानेंगे कौन एक्स्ट्रा है, तो उसका एक तरीका है, आप यहाँ जो भी x का मान आया है इसमें डाल के चेक करेंगे, जो उसको फुलफिल करेगा, जो इसको संतुष्ट करेगा वह उत्तर बनेगा, जो नहीं करेगा वह नहीं होगा। बात समझ में आया। तो मैंने वैसे ही चेक कर लिया कि 0 उत्तर है लेकिन 1 उत्तर नहीं बना, यही 1 एक्स्ट्रा आ गया था। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात जाता है कि सर जब भी हम लोग समीकरण को वर्ग करके हल करें, क्या करके, वर्ग करके, स्क्वायर करके हल करें, तो आंसर को जरूर से जरूर क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि वर्ग करके हल करने से एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा उत्तर आने का चांसेस ज़्यादा होता है, संभावना ज़्यादा होता है कि एक्स्ट्रा उत्तर बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको चेक करेंगे। तो बताओ तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा, पहला समीकरण था, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर होगा कॉन्सेप्ट। तो चौथा नंबर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी वर्ग करके समीकरण को हल करें तो उसको उत्तर को जरूर से जरूर क्या करें, चेक करें। ठीक है, चलो अब छोटू यह प्रश्न को हम ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं, तुमको बता दे रहे हैं, है ना। तो तुमको सीखना है यह मेथड, ग्राफ वाला हम यह बता दे रहे हैं। अभी आपके माइंड में यह सेट कराते हैं कि हम सिर्फ एनालिटिकल तरीके से ही नहीं बनाएंगे, उसको ग्राफिकल तरीके से भी प्रश्न को हम बना सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ उत्तर यहाँ 0 आया है ना, अब देखो यहाँ ग्राफ के तरीके से बनाते हैं इसको, इसका उत्तर भी वही आएगा। ग्राफिकल मेथड से देखो, ग्राफिकल मेथड से बताए थे कि √x बराबर ही -x है, तो इसको y मानेंगे, इसको भी y मानेंगे, दोनों का फोटो खींचूंगा और यह y बराबर -x, y बराबर √x का फोटो होता है ऐसे। सब बताएंगे हम क्यों ऐसे होता है, नहीं होता है, जब क्लास करेंगे तो तमाम तरह की चीज़ें आपको बताएंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा और आपको मैथ बिल्कुल इजी लगेगा। तो देखो यहाँ से यह आ गया, y बराबर -x का फोटो ऐसे होता है। अब छोटू तुम ही जरा देखो, y बराबर √x का फोटो और y बराबर -x का फोटो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, कै बार काट रहा है, तो √x का फोटो और y बराबर -x का फोटो यहाँ काट रहा है, एक बिंदु कहाँ पे, मूल बिंदु पे, और मूल बिंदु पे x का मान क्या होता है, 0। देखो तो यहाँ भी उत्तर फटाक से पता चल गया 0, यहाँ इतना बनाए हैं तब पता चला 0, तो कौन आसान है, यह आसान है ना। तो ग्राफिकल तरीके से जब तुम प्रश्न को बनाओगे तो वह काफ़ी आसान और इजी बनेगा और सटीक आंसर आता है, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि सर ग्राफिकल तरीके से भी आया। इस कंसेप्ट से क्या सीखें कि जब भी हम समीकरण को कभी भी कहीं भी वर्ग करके अगर उसको हल करेंगे तो उसको उत्तर को ज़रूर से ज़रूर चेक करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट नंबर 4 लिखो, कंसेप्ट नंबर क्या लिखो, 4 लिखो इसके नीचे, तो कंसेप्ट नंबर 4 लिखिए। चलिए कंसेप्ट नंबर 4 लिखो, कंसेप्ट नंबर 4, जब भी समीकरण को वर्ग करके हल करें, तो जब भी समीकरण को वर्ग करके हल करें तो आंसर को जरूर से जरूर चेक करें, जरूर से जरूर चेक करें। ठीक है, चेक करके ही उत्तर बनाना है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा उत्तर आने की संभावना ज़्यादा होती है। जरूर से जरूर चेक करें, क्योंकि एक्स्ट्रा आंसर आने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी तक आप 4 ही कंसेप्ट सीखें। पहला, हल किसे कहते हैं। दूसरा, जब भी समीकरण को हल करें फटाक से उत्तर नहीं बनाए, उसको चेक करके तब उत्तर बनाए। तीसरा,
तीसरा था, जब भी आप समीकरण को हल करें तो जिस टर्म में अज्ञात राशि हो उसको काटो नहीं, काटने से उत्तर घट जाता है, इसलिए काटना मना है। चौथा, जब भी समीकरण को वर्क करके हल करो तो आंसर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उत्तर को जरूर चेक करो। ठीक है, अब चलो अब क्या नंबर प्रश्न बनाएं। प्रश्न नंबर चौथा देखो कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है चौथा, जल्दी से देखो। चलो देखो नंबर चौथा का सॉल्यूशन देखो दिया है। x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1/x माइनस 2। इसको इधर लाओ। x माइनस 1/x माइनस 2 इसको इधर लाओ, प्लस x माइनस 2 बराबर 2। यह निगेटिव या पॉजिटिव कैंसिल, क्या बचेगा x बराबर 2। मैंने हमेशा कहा उत्तर जब भी आए उसको उत्तर अभी नहीं बनाओ, चेक करो। अब हम इस x का मान 2 को इसमें देखेंगे, डालेंगे और देखेंगे क्या प्रत्येक पद को वास्तविक बना रहा है। और तुम लोग जब प्रमेय संख्या पढ़ा होगा तो वहाँ पर तुम लोग को जानकारी होगा कि कोई भी चीज़ यदि अंश बटा हर में हो, अंश और हर में हो, हर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हर जीरो हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, हर जीरो हो जाएगा तो यह क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, परिभाषित। तो चलो x बराबर 2 डालें, 2 डालने पर ही क्या है, 2 है, लेकिन यह क्या हो रहा है, अंश में 1 है। x बराबर 2 डालेंगे तो हर में क्या हो जाएगा, 0। यह वाला टर्म क्या हो गया, अपरिभाषित। तो अभी आप पढ़े हैं कि सर अज्ञात राशि का वह मान किसी समीकरण का उत्तर बनेगा जो मान समीकरण के प्रत्येक पद को परिभाषित बनाए। क्या बनाए, परिभाषित। यह x बराबर 2 क्या बना दिया इसको, अपरिभाषित। हर में 0 आ गया, यह हो गया अपरिभाषित हो गया। इसीलिए x बराबर 2 उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला ही टेस्ट में 2 जो है फेल हो गया, वास्तविक नहीं बना पाया, परिभाषित नहीं बना पाया, क्या बना दिया, अपरिभाषित। इसीलिए उत्तर 2 आया। हम लोग इतना मेहनत करके 2 लाए, लेकिन बेचारा 2 भी धोखा दे दिया, उत्तर नहीं बना इसका। क्योंकि उत्तर तभी बनेगा जब प्रत्येक पद को क्या बनाता, वास्तविक यानी परिभाषित। इसको परिभाषित बनाया नहीं, क्या बना दिया, अपरिभाषित। क्योंकि हर 0 हो जाने से यह वाला पद क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। परिभाषित होता तब ना उत्तर बनता। समझ में आ गया। तो x बराबर 2 उत्तर आया, सॉल्यूशन किए तो x का मान आया, लेकिन यह उत्तर नहीं बना क्योंकि क्या कर दिया, अपरिभाषित। तो आज के बाद से याद रखना है, जिस अज्ञात राशि के मान पर क्या 0 हो जाए, हर 0 हो जाए, वह कभी उत्तर नहीं बनेगा। तो यहाँ से x बराबर 2 हम उत्तर लाएं, लेकिन यह भी उत्तर नहीं बना। एक हल निकला भी, लेकिन यह भी हल विफल हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे इसका, कोई हल नहीं। एक आया वो भी नहीं हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई हल नहीं। यानी क्या चीज़, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब चलो छोटू, अब ध्यान दो, क्या नंबर नहीं, अब लिखो नंबर 5वां कॉन्सेप्ट न होगा कि सर कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या होगा कि जिस अज्ञात राशि के मान पर हर 0 हो वह उत्तर नहीं बनेगा। तो जिस अज्ञात राशि के मान पर हर 0 हो, हर क्या हो, 0 हो, वह अज्ञात राशि का मान उत्तर नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। 2 उत्तर क्यों नहीं बना, क्योंकि हर 0 हो रहा था। हर 0 होने से पद अपरिभाषित हो गया, और अपरिभाषित होगा तो उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है,
तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ से आपने 5 कंसेप्ट सीखा। अगर समीकरण को आज के बाद से चाहे क्लास कुछ भी हो हल करना है, अगर यह 5 बात बच्चों अगर आप याद रखें तो आपको कैलकुलेशन में आंसर मिलाने में कभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम बनाते हैं कौन सा 5 नंबर प्रश्न बनाते हैं। ये 5 बातें याद रखना है। ठीक है, चलो देखो तो प्रश्न नंबर 5 देखो। चलो पीछा गुना करो, 0 हो जाएगा, बचेगा x² - 5x + 6 बराबर 0। चलो फैक्टर तोड़ो, x - 2 x - 3 बराबर 0। x बराबर 2 आ गया, x बराबर कितना 3। अब तुम तो उत्तर अब नहीं बनाएगा क्योंकि सीख गया कि समीकरण को हल करने से फटाक से उत्तर आते, उत्तर नहीं बनाना है, चेक करना है। चलो 2 डालो, 2 देखो तो 2 डालने पर हर क्या हो रहा है, 2 - 2 हर 0 हो रहा है। जिस अज्ञात राशि के मान पर हर 0 हो उत्तर बनेगा, नहीं बनेगा तो यह उत्तर नहीं बना क्योंकि हर 0 हो रहा है। 3 तो 3 देखो, हाँ 3 से 9 - 15 - 6 और +6 0 और बटा 1, 0 बटा 1 0 होता है, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होगा, इसीलिए 3 उत्तर बन गया। इसलिए मेरा कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ गया, x बराबर 3, 2 नहीं आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और यह जो प्रश्न दिए हैं तुम लोग घर से अपने से क्या करना, ट्राई करना बनाने का, है ना, इसको बनाने का ट्राई करना। इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसका उत्तर होगा +-1, इसका उत्तर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ट्राई करना, है ना। अब छोटू हम क्या करेंगे, अब आपका लगातार क्लास होना 11th का शुरू हो जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। उससे पहले आज का जो पॉइंट है उसको हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। आज हम सीखे हैं समीकरण को क्या करना, हल करना। तो अब क्या होगा कि आपको जब भी समीकरण को हल कीजिएगा तो आपका उत्तर क्या होगा, हमेशा उत्तर सही आएगा और किताब से मैच करेगा। अब गलती नहीं होगा अगर यह 5 बातें आपको याद है तो। पहला, हल किसे कहते हैं, तो अज्ञात राशि का वह मान जो समीकरण के प्रत्येक पद को परिभाषित यानी वास्तविक बनाए और दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष करे, वह हल होगा। हल होने के लिए 2 शर्त है, पता चल गया। पहला, जब भी समीकरण को हल करें तो समीकरण को हल करते ही जो उत्तर आएगा उसको उत्तर नहीं बनाना है, पहले चेक करना है। और तीसरा बात आपको बताएं कि समीकरण को हल करते समय जिस टर्म में अज्ञात राशि है उसको काटना नहीं, काटने से क्या होगा, आंसर कम जाता है, जो आंसर आना चाहिए था वो घट जाता है। ठीक है, अब चौथा बात था कि जब आप समीकरण को हल कर रहे हो और हल करने के दरमियान यदि हमको वर्ग करना पड़ता है, वर्ग करके हल करते हैं, तो वर्ग करके हल करने से उत्तर बढ़ने की संभावना, उत्तर एक्स्ट्रा आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए उत्तर को पहले चेक करेंगे तब आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 5वां, जिस अज्ञात राशि के मान पर हर 0 हो वह अज्ञात राशि का मान उत्तर नहीं बनेगा। तो यह 5 बातें अगर आपको याद है तो कभी भी आज के बाद से ज़िंदगी में उत्तर न मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम प्लान करते हैं कि हम अब 11th की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो छोटू देखो यहाँ, सबसे पहले गणित यानी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, संख्या के बारे में सही नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि जो साइंस है यह संख्याओं पर ही तो आधारित है, नियम और संख्याओं पर आधारित है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पूरे अच्छे से सब चीज़ को समझने के लिए, पूरा ढंग से बनाने के लिए, बहुत आसान लगे इसके लिए हम आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे। तो एक दिन बेसिक पढ़ाएंगे और एक तरफ दूसरे दिन त्रिकोणमिति भी चलेगा, है कि नहीं। बेसिक से क्या होगा
कि संख्याओं के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगी, संख्या के बारे में बताएंगे आपको, संख्या के फैक्ट्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उपयोग होता है, कैसे उसको याद रखना है ना। उसके बाद मैथ में कौन कौन सा सिंबल यूज होता है, उस सिंबल का मतलब, संकेत का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो एक तरफ मेरा बेसिक भी चलता रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, त्रिकोणमिति भी चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी से क्या करेंगे, क्लास आपका शुरू हो गया तो अगला क्लास जब भी आपका वीडियो जाएगा तो बेसिक का जाएगा। बेसिक में हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, ताकि आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज हो जाए। और जब संख्या पद्धति हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा सिंबल पढ़ लेंगे, तो सेट थ्योरी शुरू करेंगे, समुच्च। और समुच्च आप जानते हैं ना, बिना संख्या पद्धति का वह बनेगा नहीं, है कि नहीं। इसलिए हम लोग बिल्कुल संख्या पद्धति तो लोग पढ़ा होगा ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यह सब छठा और 5वां क्लास की चीज़ें हैं। तो बिल्कुल हम आपको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा आपको समझ में आए। तो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को क्या करें, यूपीएस एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगला जब भी लेक्चर जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।